मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं पायल बिहाना आज वार्तालाप कर रही हूँ विकास जी और दिव्य सोती जी के साथ। यूपी, जी हाँ, आज हम यहाँ यूपी की बात करेंगे कि क्या योगी जी एक अच्छे शासक बने कि नहीं बने, इस पर चर्चा करते हैं। तो इन दोनों को, विकास जी को और दिव्य जी को बहुत अच्छी नॉलेज है यूपी के बारे में, तभी मैंने कहा इनसे डिस्कस कर। तो सबसे पहला सवाल विकास जी आपके साथ आपसे कि आप ये मुझे बताएं कि क्या ये मैटर करता है कि अगर जो रूलर है, सीएम है, जैसे हमारे केस में तो सीएम है यूपी के केस में, अगर वो भ्रष्ट ना हो और वो एक सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग की एटीट्यूड रखते हो, तो उससे क्या प्रदेश में भ्रष्टाचार पे फर्क पड़ता है और यूपी में फर्क एब्सोल्युटली। पड़ा है? हाँ, इसमें तो कोई मतलब शक शंका वाली बात ही नहीं है ना। और डिलीवरी जो है आपकी वो तभी अच्छी हो पाती है जबकि ऊपर तक कट्स कमीशंस का खेल ना हो, है ना। अदरवाइज तो आपको मालूम है प्रोजेक्ट भी फिर उसी हिसाब से लिए जाते हैं। वो हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स तो दिखते हैं पर उनमें जमीन पर उसमें कुछ होता हुआ दिखता नहीं है ना। तो ये इसमें देयर इज नो डाउट, जैसे मोदी जी ने गुजरात को टर्न अराउंड किया, योगी इज एट द कस्प ऑफ डूइंग इट। कुछ प्रॉब्लम ऐसी रही है जिसे दिव्य जी भी बताते हैं कि 2 साल जो है ना वो कोरोना के कारण लॉस हुआ है। हाँ, वो तो तो बहुत बड़ा। हाँ। उसमें आप बहुत कुछ जो हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया, बट डिलीवरी काफी कुछ हुई है। अगर आप अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बस इंफ्रास्ट्रक्चर के जो जो प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी से जी ने। पहले आप मुझे बताइए भ्रष्टाचार कहाँ तक हुआ? भ्रष्टाचार देखिए, बिग टिकट करप्शन का तो कोई भी केस कहीं पर से भी उठा नहीं है ना। और अपन ये कह के नकार दें कि साहब लोअर लेवल पर कोई करप्शन नहीं है, वो भी झूठ होगा, है ना। लेकिन अब लोअर लेवल ब्यूरोक्रेसी या छोटे छोटे ऑफिशियल्स तक पहुंच पाना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक सिस्टेमिक चैलेंज है। आप ये ऐसा तो कर नहीं सकते कि ओवरनाइट सारे लोगों को निकाल के बाहर फेंक दो, है ना। आप ग्रेजुअल चेंजेस ला सकते हो। जैसे एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या हुआ था कि सिपाहियों की भर्तियां आज से पहले जो होती थी हर बार कोर्ट में पहुंचती थी। एक्चुअली हर हर भर्ती सरकार की जो होती थी वो कोर्टों में पहुंचती थी। और दिव्य को मालूम होगा अच्छे से कि किस तरीके से यूपी में भर्तियां होती थी। 2017 योगी जी के आने के पहले से जो गोइंग रेट था सिपाहियों का भर्ती का वो 8 लाख रुपए था। 8 लाख रुपए एक भर्ती का रेट था। योगी जी के आने के बाद कुल मिला के तो करीब 4 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं। एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ये मान के चलिए। ये मतलब दूसरी कोई सत्ता होती तो इतना बड़ा एंटरप्राइज था उन लोगों के लिए कि यू कैन इमेजिन कितने हजारों पर करोड़ में विकास जी, जाता। पर अगर ये हो रहा है, हाँ, ये हुआ है अगर, हाँ। तो जो लोग जो इससे पैसे कमाते थे वो तो नाराज होंगे योगी जी से, तो वो क्यों वोट करेंगे योगी जी? नहीं, अब सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं वो उनकी नाराजगी है या नहीं है वो तो ये है ना कि उनका ब्यूरोक्रेसी नंबर भी उतना नहीं है। ब्यूरोक्रेसी बीजेपी रूल स्टेट्स में थोड़ा बहुत नाराज घूमती है, और स्पेशली मोदी जी के आने के बाद तो ब्यूरोक्रेसी, उनके पर काट दिए गए, जैसे पंख काट दिए, तो वो थोड़ा नाराज है ब्यूरोक्रेसी। हाँ, ये है, बिल्कुल चैलेंज है ना। और मोदी जी के अगर हिसाब से अब कंपेयर करेंगे ना तो यूपी की ब्यूरोक्रेसी इज अ डिफरेंट बीस्ट एक्चुअली। आपको इससे ज्यादा कमिटेड ब्यूरोक्रेसी कहीं नहीं मिलेगी पूरे देश के अंदर। आपको इससे ज्यादा कास्टिस्ट कास्ट कैंप्स भी हैं बाकायदा हाँ। यूपी की उस ब्यूरोक्रेसी के अंदर। सब आदमी कौन किसके कैंप का है वो अच्छे से जमा हुआ है, पता है सबको। तो उस तरीके की ब्यूरोक्रेसी के अंदर योगी जी काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ अपने तरीके निकाले। अखिलेश ने तो काफी मतलब यादव वगैरह डाल दिए थे ब्यूरोक्रेसी में, तो साहब यादव सेना हो गई थी, उसको यादव सेना बोलते थे। आई इनफैक्ट रोट इट इन वन ऑफ माय आर्टिकल्स कि यूपी पुलिस हैड बिगन टू रिजेंबल एज अ यादव सेना। तो वो हो क्या गया था। वो लोग अब योगी जी से खुश हैं कि वो भी बीच में अड़ंगा देखिए, डाल? जिन लोगों ने वो सत्ता की मलाई चखी है एट कम्युनिटी लेवल, हम्म। दे विल डेफिनेटली अपोज, है ना। तो वो कुछ कास्ट ग्रुप्स हैं। पर आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई सारा यादव, ये किसी के भी वर्ग के बारे में हम नहीं कह सकते हैं ऐसा, है ना। अच्छी सोच के प्रैग्मेटिक लोग, देश जिनके मनन में होता है, ऐसे हर जगह पे होते हैं, हर समाज के अंदर होते हैं। हाँ, बट एक बहुत बड़ा वर्ग है, उसको फायदे दिखे हैं। और आप तो सिर्फ नौकरियों की बात कर रहे हैं। एक दिव्य को तो अच्छे से याद होगा, अपहरण का एक पूरी इंडस्ट्री चला करती थी, हाँ, उसका भी पूरा का पूरा बेनिफिट जो बिहार और एक यूपी कास्ट, तो नोन है इसके लिए। हाँ। हाँ, वो कास्ट ए, को भी ए, जाता था ए, उसका बहुत बड़ा हाँ, शेयर। मैं दिव्य से पूछना चाहूंगी, एक दिव्य। इंडस्ट्री सर की बात में जोड़ूंगा मैं। एक इंडस्ट्री ये थी कि कोई थाने में पकड़ा गया तो उसको छुड़ाने की भी एक इंडस्ट्री थी। हर मोहल्ला मोहल्ला गली गली वो इंडस्ट्री थी
एक कुर्ते वाले नेताजी, उनके साथ 40-50 गुंडे, कोई भी लड़का अगर पकड़ा गया तो थाने में घुस जाते थे, इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ कर छुड़ाया करते थे। ये स्थितियां रही हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं तो दिव्य, आपको अभी की जैसे पुलिस है, जो पुलिस है तो वो थी, तो उनमें काफी सारी यादें में, जैसे कह रहे हैं यादव सेना है, तो आपको वो पुलिस, उनको यादव सेना को योगी जी ने कंट्रोल कैसे किया? दिव्य जी आप बताएं मुझे, कैसे आपको लग रहा है चेंज आया उसी यादव से पुलिस में, चेंज आया कि नहीं आया? नहीं, वो सिर्फ यादव ही नहीं है, वो हर स्तर पर जाति, जो सरकार आई उसने अपनी अपनी पसंदीदा जाति को फेवर किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब अगर आप उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर लेवल पर पिछले कुछ समय में जो लोग भर्ती हुए हैं, तो वो अपना सरनेम नहीं लिखते हैं। वो शुरू से जिस परिवार में ये लक्ष्य है कि बच्चे को सरकारी नौकरी में भेजना है, तो वो सरनेम बच्चे का नहीं लिखवाते हैं, सिर्फ कुमार, या जिससे कि जाति का ना पता चले। क्योंकि अगर 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 सपोज वो यादव नहीं है, तो जब समाजवादी की सरकार आती थी तो उसको मतलब अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी, तमाम तरह के विभागीय प्रताड़ना का शिकार होना पड़ेगा। तो इस किस्म का यूपी कास्ट में डिवाइड किया गया रहा, मतलब था नहीं, इसको किया गया इस तरह। पर आप बदला है, ये देखिए, सामाजिक बदलाव भी होते हैं, पहले से बहुत ज्यादा बदला है धीरे धीरे, लेकिन वो बदलाव आने में समय लगता है। वो क्योंकि जो मान लो 30 साल में जो गंदगी फैलाई गई है, वो 5 साल में एकदम साफ नहीं हो सकती। उसमें से भी 2 साल जो है वो लॉकडाउन में निकल गए, पूरा फोकस ही दूसरा रहा। बहुत ही। हाँ। अच्छा, निचले लेवल पे जो भ्रष्टाचार की बात सर ने कही, अभी कल ही मेरे पास एक केस आया था, किस तरह से भ्रष्टाचार ये किया जाता है। मतलब ये इसकी बातें बहुत होती हैं कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है। एक बड़ा मतलब रियल लाइफ का उदाहरण कल ही मेरे पास आया। प्रधानमंत्री आवास योजना में एक गरीब परिवार था, तो उनका कड़ियों वाला वो मकान था जिसमें वो पक्का लिंटर करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तो उनके पहले क्या था कि उन्होंने कई साल से अप्लाई कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद जो था उनके आ नहीं रहे थे वो पैसे, तो वो समझ नहीं पा रहे थे तो क्या हुआ। तो मेरे पास 1 साल पहले आए थे, तो मैंने सीएम पोर्टल पे बाकायदा ड्राफ्ट कर शिकायत उनकी डाल दी थी। तो वहां से जवाब आया कि आपकी जियो टैगिंग नहीं हुई है, तो इस वजह से ये आपके मतलब धनराशि नहीं आ पा रही है। तो हमने डाला कि भाई ठीक है, जियो टैगिंग करो। तो वो बहुत ना नुकर के बाद फिर जब उन्हें दोबारा धमकी दी गई कि भाई अगर आप नहीं करोगे तो फिर सीएम पोर्टल पे दोबारा हमें शिकायत करनी पड़ेगी, फॉलो अप, तब जाकर जियो टैगिंग हुई। अब जियो टैगिंग हुए 6 महीने हो गए हैं, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। पैसा क्यों नहीं आ रहा है? जब पता किया गया तो वहां पता चला कि जो जिला स्तर पर जो एक अधिकारी हैं, वो पिछली जो पार्टी शासन में रही थी उसके बहुत प्रिय हैं, और वो अपने स्तर से हर प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को उनकी फाइल क्लियर होने के बावजूद बैंक में उनके पैसा ना पहुंचे। तो ये समस्याएं हैं। देखिए, ये मतलब सीएम लेवल पे बैठे हुए व्यक्ति को पता भी नहीं चलती है कई बार कि नीचे क्या हो रहा है। ये एक चैलेंज है। लेकिन कार्रवाइयां हुई हैं, ये भी देखना पड़ेगा अपने को दिव्य। जैसे मतलब पूरी की पूरी चौकियां तक सस्पेंड करी हैं योगी जी ने अपने शासन में। और मेरे आगरा में भी ये केस चल रहा है जिसके अंदर की अभी कॉमर्शियल टैक्स सीनियर लेवल ऑफिसर्स के ऊपर 25-25 हजार के इनाम रखे हुए हैं। आपने कभी भी नहीं ऐसे देखा होगा। एक आईपीएस ऑफिसर है पायल जी, किस क्षेत्र के थे वो, मणिलाल पाटीदार जो थे वो इधर बुंदेलखंड में कहीं पर बांदा या हमीरपुर के एसएसपी थे बुंदेलखंड के, उनके ऊपर 1 लाख का जुर्माना, उनके 1 लाख का इनाम रखा हुआ, वो भाग रहे हैं इस वक्त जो है ना। वो एक आईपीएस ऑफिसर भागा हुआ है और उसके पीछे यूपी की पुलिस लगी हुई है। सो दे आर नॉट, मतलब जो योगी जी के संज्ञान में आ रहा है, जो जितना स्तर पर हो सकता है उतनी कार्रवाइयां हो रही हैं। और एक समय था जिस तक मैं टैब रखता था, ये कोरोना की फर्स्ट वेव नहीं आई थी तब तक करीब 450 लोगों को अलग अलग सर्विसेज में से डिसमिस किया हुआ था। अभी पीछे विकास जी डिमोट किया, डिमोट अभी इसी वीक ऐसे फैक्टर बन सकता है, को कई को डिमोट किया गया है करप्शन की वजह से। हाँ जी पायल जी, पर ये एक फैक्टर बन सकता है योगी जी को कई लोग वोट ना दे, क्योंकि उनका तो देखिए फिर अब हमको भी ये चुनना पड़ेगा ना कि क्या ऐसे लोगों से कॉम्प्रोमाइज करके सत्ता हाथ में लेनी है। मतलब इन लोगों को हराने के लिए तो सत्ता का वास्तविक परिवर्तन आवश्यक है ना। वो मैंने माना आपका, पर अब आप देखिए ना कि चाहे अब वेस्ट बंगाल का केस देख लीजिए, वहां सिंडिकेट राज है, सब कुछ है वहां, पर लोगों ने वापस, उनको पता था बीजेपी आएगी ये सब बंद होएगा,
तो उन्होंने ले आए ना वापस, ममता जी को ही लेके आए, क्योंकि लोगों को ये चाहिए। तो अगर योगी जी के कारण ये सब हट रहा है तो ये कई कम्युनिटीज होंगी। लेकिन एक फंडामेंटल फर्क जो ना बंगाल में और दूसरे राज्यों में और खास करके यूपी में भी है कि आप ना उस तरीके से लोगों को डरा नहीं सकते हो जैसे आप बंगाल में डरा लेते हो, यू कैन काउ डाउन पीपल, वो यूपी में नहीं है पॉसिबल। आपको वो लगता है कोई नहीं भी आ होगा? जाएगा। आपको नहीं लगता नहीं नहीं नहीं, दिव्य और बता पाएंगे, पर मेरा तो पूरा मानना है कि आप इस तरीके से जो वहां पर वो डंडा चलता है हर चीज के अंदर, चाहे आप अपने घर के अंदर कंस्ट्रक्शन करा रहे हो या कुछ भी करा रहे हो, आपको एक कट मनी वहां पर देना ही देना है, वो यूपी के अंदर तो टॉलरेबल नहीं। ठीक है, गैंग्स वैंग्स अपने तरीके से उस सब चीजों को करते हैं, पर कोई पॉलिटिक्स में मायावती के टाइम में जरूर होता था ये कि साहब आपका हॉस्पिटल है या बड़ा प्रतिष्ठान है, आपकी कोई इंडस्ट्री है, तो उनका जन्मदिन आता था तो वो सब पूरे आग्रह के साथ आपके साथ पास आते थे, एंड वो इसमें उसमें माना जाता था कि अगर आपने चंदा नहीं दिया तो देन यू आर अर्निंग द डिसफेवर ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन। लेकिन सपा के टाइम में तो दूसरी तरह की गुंडागर्दी हुआ करती थी, मायावती के टाइम पे ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन था, पर किसी भी स्थिति में योगी जी के आने पे बंद हो रहा है। नहीं, योगी जी के आने पे तो बंद है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी स्थिति में, चाहे वो सपा की भी सरकार रही हो या मायावती की भी सरकार रही हो, वो जो गुंडागर्दी जैसे आप बंगाल की बात कर रही हैं या उससे पैदा हुआ डर, वो कभी भी आप नहीं पैदा कर पाएंगे यूपी के अंदर। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो अब आप ये बताएं, जैसे हमने बात कर लिया ब्यूरोक्रेसी ये सब के बारे में, अब आप बताएं इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा पहले से दिव्य जी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस लगते हैं? फिर विकास जी को तो इसके बारे में बहुत नॉलेज है। नहीं देखिए, फिर वही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस है। जैसे मैं आपको कुछ छोटे एग्जांपल देता हूँ जो बड़े मूल ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। जैसे कि अभी इस हफ्ते ही, पिछले 2 साल से सरकार इस पर काम कर रही थी कि यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर एक ट्रैफिक व्यवस्था हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ट्रैफिक व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पर। इवन ट्रैफिक पुलिस के पास स्टाफ नहीं है, होम गार्ड्स को डिप्यूट किया जाता है। तो उन्होंने अभी 57 जिलों में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जैसा आप दिल्ली या अच्छे शहरों में देखते हैं, उसकी स्थापना की, उसका आदेश दिया है कि अब वो लागू किया जाएगा। तो ट्रैफिक लाइट्स और वो जो ट्रैफिक पुलिस और वो जो एक पूरा सिस्टम होता है, और वो बाकायदा सीसीटीवी से जो है मॉनिटर होना। तो विकास सर ज्यादा बताएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन मेरे को लगता है जो मूलभूत चीजें होती हैं जो ग्राउंड पर एकदम टच करती हैं, वो चीजें करने की कोशिश की है। वो योगी जी का जो अनुभव है ना, एज 5 बार सांसद ग्राउंड पे काम करने का, वो दिखता है जो उत्तर प्रदेश सरकार के तहत। विकास जी आप बताएं कि जब योगी जी 5 बार सांसद रहे हैं, तो आप ये बताइए कि क्या उन्होंने गोरखपुर में वो चेंजेस लाए थे जो लोगों, वैसी चेंजेस यूपी में जो पूरे यूपी में लाए? गोरखपुर चेंज हुआ था उनके अंदर? देखिए, गोरखपुर में जो एक फंडामेंटल मतलब बहुत बड़ा चेंज आया था, या डेवलपमेंट आप उसको कह सकते हैं, वो वहां पर एक जैपनीज एंसेफेलाइटिस करके बीमारी हुआ करती थी, है ना, उसको कर्ब करने में मैंने ही हैज बीन अप्रिशिएटेड ऑल ओवर। उनका जो रोल है ना, और उन्होंने जो एक क्लीनलीनेस की अवेयरनेस चलाई थी, घर घर में साबुन पहुंचाना, लोगों को इसके प्रति अवेयर करना, है ना, ये एक बहुत बड़ा। अब ठीक है, शासन में आप उस तरीके से नहीं हो कि आपके पास म्युनिसिपल अथॉरिटीज हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो बहुत सारी चीजों का आप क्रियान्वयन नहीं कर पाते हो। अपने टाइम में उन्होंने क्या किया है, मैं वो थोड़ा सा अब सीएम बनने के बाद, देखिए यूपी इज नाउ अ स्टेट जिसमें सबसे बड़ा नेटवर्क एक्सप्रेसवेज का होने जा रहा है। मायावती और अखिलेश दोनों के समय में कुल मिला के करीब 460 किलोमीटर, 465 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे बनी थी, जिसमें एक लखनऊ एक्सप्रेसवे हो गया, एक अपना यमुना एक्सप्रेसवे हो गया। योगी जी के आने के बाद अब ये 5 साल जब खत्म होने जा रहे हैं, इसमें आपके पास नियरली 750 से 800 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे होगा, जो इनके समय में बना। इसका क्रेडिट सेंटर को भी जाता है कि वो योगी जी के लिए कर रहे हैं, गडकरी जी। ऑब्वियसली वो भी जाएगा, बट सी पॉलिटिकल विल चाहिए आपको। अदरवाइज मैं उसी के साथ दूसरा उदाहरण आपको देने जा रहा था अभी, कि ये एक तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया, गोरखपुर में एक लिंक एक्सप्रेसवे 90 किलोमीटर का बना, ये 3 हुआ। अब ये पॉलिटिकल विल जो होती है वो क्या होती है, 2002 में एक गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, वो दिव्य जी के वहां से निकलेगा। और ऐसा नहीं है मेरे को आपने बोला है बोलने के लिए, अदरवाइज दिव्य जी मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे सब कुछ बता सकते हैं, है ना। तो एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे जो है उसकी 600 किलोमीटर की लेंथ है। 2001-2002 में वो प्लान हो चुका है, पर वो आज जाकर इंप्लीमेंट हो रहा है। वो काम अब योगी जी के समय में जाकर पूरा इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ है। एयरपोर्ट्स आप देखिए,
है ना, कानपुर हो गया, आगरा हो गया, क्या बोलते हैं, गाजियाबाद का अपग्रेड हो रहा है एयरपोर्ट, वाराणसी का कितना बढ़िया, वाराणसी का हो गया। इसके अलावा आपके 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, कुशीनगर, अयोध्या एंड जेवर इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। अगर ये कोरोना का ये नहीं होता तो आई थिंक जेवर कहीं तक पहुंच जाता, अभी कहीं काफी कुछ पहुंच जाता, है ना। अच्छा, इसके अलावा ना एक डिफेंस कॉरिडोर पे बात हो रही है यूपी के अंदर, काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वो, जो है एक क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रीज को योगी जी डेवलप करने के लिए पूरा एक प्लान बना के बैठे हो। मतलब इनके जो एफर्ट्स है ना, वो आप देख रहे हो कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का अभी लीस्ट फिगर आया है। तो विकास जी, अगर ये सब आप कह रहे हैं कि योगी जी ने करा है और उनके जो करना चाहते हैं, तो क्या लोगों को ग्राउंड पे पता है ये बात कि इनको फिर रैली कर करके बताना पड़ेगा? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि भाई इट इज अ वेरी कास्ट रिडन सोसाइटी। आप जो कुछ भी करोगे ना, उसके ऊपर उसमें आपको कास्ट का तड़का मारना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा, एटलीस्ट फॉर अ जनरेशन, व्हाट आई फील। दिव्य और बताएंगे इसके बारे में, बट आप कुछ भी करके ले जाओगे, इट इज सो डीपली सीप्ड इन द साइकी ऑफ उत्तर प्रदेश कि आपको वो सब चीजों को उस हिसाब से वहां पर करना पड़ेगा, जिसको कभी गोविंदाचार्य के टाइम में सोशल इंजीनियरिंग कहते थे, फिर अमित शाह जी ने भी अपने हिसाब से उसको चलाया है। तो वो इम्पोर्टेंट है, आप उसको मतलब, और क्या है ऐसा प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जब लोगों को लगता है कि ये भरे पेट, मतलब जब आपके पास संसाधनों की कमी है उसकी समस्या है, ऐसा नहीं है, ये भरे पेट की समस्या ज्यादा है। जब आपको सब कुछ मिल रहा है तो और ज्यादा आप कास्ट के बारे में सोचने लगते हो। अब ये जो सब कुछ ब्राह्मण और ठाकुर और ये सब चल रहा है, एलिगेशन क्या हो रहा है? आपने 2 साल ऐसी घोर जातिवादी पार्टियों का शासन देखा है जिसमें आपकी किसी की भी सुनवाई नहीं होती थी, आप सब में जूते पड़ते थे वहां पर, है ना। इवन ओबीसीज में, ओबीसीज जो बेचारी एक्सेप्टिंग नॉन यादव ओबीसीज थी एंड शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब थे, वो तो वहां पर सिर्फ 2 लोगों का था, एक धनोगाई करता था, एक सड़कों पे गुंडागर्दी करता था, 2 समूह थे, है ना। उसमें आपकी किसी की सुनवाई नहीं हो रही थी। अब सुनवाई होनी शुरू हुई है तो कैसा, मेरे कितने हैं, आपके कितने, वो हाल पहुंच गया हमारा। आपका क्या कहना है इसमें दिव्य जी? आप जातिवाद की बात कर रहे हैं? जी, जो विकास जी कह रहे हैं कि मैंने कहता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या लोग योगी जी ने जितना काम किया उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और क्या रियलाइज कर रहे हैं कि योगी जी ने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया? नहीं, वो रियलाइजेशन बिल्कुल है, लेकिन मैं आपसे एक मतलब जो अभी कोरोना की सेकंड वेव आई है ना, उसने इन सब चीजों को कहीं ना कहीं कि माहौल ही ऐसा बन गया, पूरे देश में एक माहौल ही ऐसा बन गया कि लोगों की अटेंशन ही उस तरफ चली गई। और क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी समस्या हुई कि भाई ऑक्सीजन की कमी आ गई कुछ दिनों के लिए, और उस समय क्या था कि योगी जी खुद जो थे स्वस्थ नहीं थे, उनकी जो टीम 11 थी उनके 9 मेंबर्स अस्वस्थ थे। तो उस समय के ऐसे हालात बन गए कि लोगों की अटेंशन कहीं ना कहीं एक बार को हटी। लेकिन अब जैसे जैसे पेंडेमिक नीचे जा रहा है, स्थितियां सुधर रही हैं, अब जैसे वैक्सीनेशन के मामले में उत्तर प्रदेश बड़ा अच्छा कर रहा है। अभी भी वैक्सीन की कमी है, लेकिन वो तो क्योंकि एक पूरे देश में ही प्रोडक्शन की, पूरे विश्व में ही समस्या है, लेकिन जितनी आ रही है वैक्सीन वो बड़े स्मूथली हो रही है। तो देखिए अभी चुनावों में समय है, धीरे धीरे लोगों में रियलाइजेशन अपने आप सीप इन दोबारा करेगा। जब कोरोना का जैसे सूर्य ग्रहण लगता है ना, तो उसके बाद जब दोबारा धूप निकलती है तो लोगों को पता चलता है कि सब सही है। तो वो वाली एक साइकोलॉजिकल और इन्होंने जो पिंक क्या वो शुरू करा है फॉर विमेन, पिंक कलर के सेंटर्स बनाए कि वहां पे विमेन के लिए सिर्फ होएगा। यू थिंक ये चीजें यूपी में लोगों को इन्फ्लुएंस करती है? चल रही हैं। और अभिभावकों जो 12 वर्ष से कम के जिनके बच्चे हैं उनके लिए भी स्पेशल कैंप्स लगाए गए हैं। और वो सिर्फ ऐसा नहीं है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे लग रहे हैं, मतलब पीएचसी सीएचसी लेवल तक जाकर वो गांवों में लग रहे हैं। तो चलिए ये करते हैं। अच्छा, अब आप ये बताइए मुझे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। दिव्य जी पहले आप बताती, फिर विकास जी। आपके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट के बारे का क्या हाल है वहां पे? नहीं, अब वो जो विकास जी ने बात कही थी शुरू में कि वो जो भर्तियां हुआ करती थी वो हर समय हाई कोर्ट में लटकी रहा करती थी। आपको, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 2 साल पुलिस में सर्विस की, उनके पिताजी पुलिस अधिकारी थे, खुद वो रिश्वत दे के उनकी जॉब लगी, फिर उन्होंने 2 साल सर्विस की, फिर वो भर्ती हाई कोर्ट से रद्द हो गई क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार था। फिर 3 साल उन्होंने एलएलबी की, फिर दुनिया भर में पूरे उत्तर प्रदेश से चंदा इकट्ठा हुआ कि किसी तरह इस मामले को सुलझाया जाए। फिर वो बाद में जाकर वो फिर कहीं जाकर 3-4 साल इधर उधर घूमने के बाद फिर वो
सिपाही कुछ उसमें से लगे, कुछ बाहर ही रह गए। तो ऐसी ड्रामेबाजी एक नाटकीय वो रही थी। अब इस बार आप देखिए जो पुलिस भर्ती हुई है वो ऐसे किसी विवाद में नहीं फंसी, हालांकि वो होने में समय जरूर लगा, क्योंकि सरकार ने पूरी ये कोशिश की कि चाहे देर से प्रक्रिया शुरू हो, क्योंकि बीच में बड़ा हंगामा रहा उत्तर प्रदेश में शुरू के 1-2 वर्ष तक कि साहब भर्तियां ही नहीं आ रही हैं, भर्तियां ही नहीं आ रही हैं। मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मैं तो इस मानसिकता के ही खिलाफ हूं कि सिर्फ सरकारी नौकरी की आस में ही अपने जीवन को डेडिकेट करना। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिन राज्यों में समाजवादी विचारधारा का ज्यादा प्रभाव रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वहां पर ज्यादातर लोगों के जीवन का लक्ष्य यही है कि सरकारी नौकरी रहता है। हाँ, उसी को मानते हैं। इवन उसी को वो नौकरी मानते हैं। मैंने ये एटीट्यूड देखा है, जम्मू कश्मीर में भी वो ऐसे ही बोलते हैं, डॉक्टर बन रहे तो मतलब स्टेट के किसी हॉस्पिटल में जगह मिल जाए। नहीं, वो जम्मू कश्मीर में इसलिए रहा है कि वो वहां पर बहुत वो पैकेज देने की केंद्र से एक वो रही है ना प्रथा, तो उनको लगता है कि हम तो सरकारी मतलब अडॉप्टेड चिल्ड्रन है, हम जमाई राजा है, जमाई है। तो वो एक मानसिकता बन जाती है। तो वही मानसिकता उत्तर प्रदेश में बन गई है, वो धीरे धीरे जानी चाहिए। उस पर मैं बाद में आऊंगा जब लॉ एंड ऑर्डर की वो करूंगा। लेकिन ये बात है कि जितनी भी भर्तियां हुई हैं वो इस तरह फंसी नहीं है, और अगर किसी ने फंसाने की कोशिश भी की है, देखिए बहुत लॉबीज उत्तर प्रदेश में काम करती हैं। ये जो जनहित याचिका वाली लॉबी है, उसका बहुत सारे लोगों का सिर्फ यही काम है कि हर भर्ती पर जाओ, याचिका कर दो और फंस जाए वो किसी तरह से। तो वो चीज में वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि वो जो सारे लूप होल्स थे वो पहले ही प्लग इन कर उन्हें किया गया। तो विकास जी, आपको लगता है जब आप लोगों को मिलते हैं, थोड़े नीचे के स्तर के उनको भी, लोगों को भी मिलते हैं, तो आपको लगता है उनको लग रहा है कि हाँ नौकरियों की समस्या मतलब खत्म हो रही है या कम हो गई है ये अनएम्प्लॉयमेंट? देखिए, कुछ ना हमारे समाज में ऐसे होता है, कुछ चीजें जिनसे आप समाज कभी भी खुश नहीं होगा। तो वो एस्पिरेशन लेवल्स उतने हाई होते हैं। एक तो उसमें रीजन वही है जो अब आप दिव्य जी और आप दोनों चर्चा कर रहे थे कि सरकारी नौकरी नहीं लगी तब तक सारी जितनी है वो स्टॉप गैप नौकरियां हैं, वो हमारा रोजगार नहीं हुआ है एक्चुअली। उस तरीके से देखा जाए स्वरोजगार को भी अपन रोजगार नहीं मान के चलते हैं, है ना। बट बावजूद इसके आप दो एक पॉइंट्स हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर पे तो दुश्मन भी नहीं बोल पाएगा कि साहब योगी जी ने काम नहीं किया है ना। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट पे हो सकता है क्योंकि बड़ा एक व्यक्तिगत टाइप की चीज होती है, तो आदमी को हमेशा लगता है कि आई डिजर्व मोर देन व्हाट आई हैव गॉट, ऐसा होता है। लेकिन आंकड़े क्या बोल रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। अभी जो एक पीछे कुछ डेटा आया CMI का, उसमें है कि सब यूपी हैज एट प्रेजेंट रिकॉर्डेड इट्स लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स इन द रीसेंट पास्ट, which is now at 6.9%। एक मिनट की बात से मेरे को आपसे बात करनी है। बिहार में लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत मतलब ना पॉलिटिक्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो क्या यूपी में भी ये जो आया है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है यूपी में, तो ये क्या यूपी के लोग भी इतने अवेयर हैं और इतना उनको ज्ञान है कि नॉलेज है कि इस बारे में समझ सकेंगे? हाँ, मुझे लगता है एक लेवल तक तो सबको समझ होती है, और यूपी इज वन ऑफ द स्टेट्स जिसमें मतलब बड़ी एस्ट्यूट पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, वही मेरा, है ना। हाँ, और अगर कुछ भी मिल रहा है ना किसी व्यक्ति को तो ठीक है, मतलब काम चल रहा है। एक एस्पिरेशन लेवल तो हमेशा ही होता है कि मुझे थोड़ा सा ज्यादा मिले, है ना, बट उतना कुछ बहुत ज्यादा डिसग्रंटलमेंट नहीं होना मुझे लग रहा है अनएम्प्लॉयमेंट के पार्ट पे। ये तो कुछ और चीजें हो सकती हैं कि मेरी वाली कास्ट कितना रिप्रेजेंटेशन है, हमारी प्राइड पूरी फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। योगी की कोई इंडस्ट्री वही कोरोना के कारण ही रुकी है कि कोई इंडस्ट्रीज आई नहीं और ज्यादा आई नहीं इंडस्ट्री? नहीं, कोरोना एक बहुत लंबा समय हो गया ना, आप देखिए कितना हो गया। एक तो पहले आदमी आता है नया, हाँ कितना हो गया ना, मतलब 15-16 महीने हो गए दिव्य, शायद 1.5 साल। जी बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन हमें अच्छे से याद है सेंट्रल मिनिस्टर्स आया करते थे और सब कुछ लोग लोकल बॉडीज जो इंडस्ट्री बॉडीज होती हैं, चेंबर्स वगैरह होते हैं, उनको इन्वॉल्व कर करके डिफेंस कॉरिडोर के बारे में यूपी में ही नहीं, ये लोग कलकत्ता, बॉम्बे, कहाँ जा जाकर लोगों को इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कह रहे थे। फिर वो डिफेंस कॉरिडोर का दिखाइए, एक इंडस्ट्री बेस्ड क्लस्टर्स जो है ना उसके ऊपर काम कर रहे हैं योगी जी। अच्छा, बाहर से जो स्मृति ईरानी ने के जो डिपार्टमेंट है उसमें हुआ है मतलब उसमें भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है कुछ? आपका कहने का मतलब है टेक्सटाइल सेक्टर वगैरह में? टेक्सटाइल सेक्टर में अब वो एक्चुअली टेक्सटाइल जो है सेक्टर है
वो ऑर्गेनाइज तो उतना कोई बहुत ज्यादा है नहीं यूपी के अंदर, है ना, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और ईस्ट यूपी में ही ज्यादा है, वहाँ टांडा वांडा में, मऊ में, बनारस के आसपास, थोड़ा बहुत मेरठ के आसपास है, तो अनऑर्गेनाइज टाइप के एफर्ट्स हैं। लेकिन एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि योगी जी के पास वो विजन है, वो क्लैरिटी है कि भैया अपन ये जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री के अंदर ही अगर रह गए तो उतना कुछ भला नहीं होना है ना। सो ही इज ट्राइंग फॉर समथिंग बिगर, तो इसलिए वो डिफेंस कॉरिडोर वगैरह में और हाईटेक इंडस्ट्रीज को, इन सबको लाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लेबर इंटेंसिव में लगे रहोगे तो क्या लगेगा, मिलेगा आपको भी 8,000, 10,000, 15,000, वो 12,000। जब टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इंडस्ट्री होगी, हैवी इंडस्ट्री होगी, तो ही आपको पैसा, फिर उसमें से रिम्यूनरेशन आप अच्छे ड्रॉ कर पाओगे ना। तो वो क्लैरिटी है उनको। तो दिव्य जी आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, क्या है लॉ एंड ऑर्डर? मेरे को ये पता, जैसे हमने पिछली डिस्कशन में भी विकास जी के साथ डिस्कस किया था, कि मेरी फ्रेंड्स हैं जो मुरादाबाद में रहती हैं, तो वो कहती हैं कि 2-3 बजे से पहले दिल्ली पहुंचना है तो पहुंच जाओ, या वापस मुरादाबाद आना है तो आ जाओ। उस टाइम पे जब अखिलेश की गवर्नमेंट थी, क्योंकि 3 बजे के बाद बहुत डेंजरस होता है वहां पे, मतलब सेफ नहीं है कि मेरठ और मुरादाबाद क्रॉस करो, मेरी फ्रेंड्स के। तो क्या इसमें नहीं सच्चाई है? वो सच्चाई मैं बताऊं आपको, वो सिर्फ सपा सरकार में नहीं, वो सच्चाई बसपा सरकार में थी भी थी। बसपा के एक विधायक थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके भाइयों ने देहरादून से दिल्ली आ रहे थे कुछ लड़के लड़कियां, तो रास्ते में से लड़कियों को किडनैप कर लिया था शाम को 7 बजे, और वो नेशनल मीडिया में बहुत ज्यादा उछला था। और बस फर्क सपा बसपा में ये होता था कि मायावती जो है वो अगर ऐसा मामला बहुत ज्यादा उछल जाए तो वो कार्रवाई कर देती थी अपने विधायक या मतलब नेताओं पर। समाजवादी पार्टी सरकार में टाइम पे तो मैंने सुना है लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था। नहीं, अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं अच्छा नहीं था। फर्क ये कि अगर कोई मामला उछल गया तो वो बचाने का प्रयास नहीं करती थी, लेकिन उनकी समस्या ये थी कि वो जिन तत्वों को साथ लेती हैं, मैं सीधा बोलता हूँ, जो हमारा समुदाय विशेष है, तो उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें पार्टी में रखना पड़ता है, और वो बहुत सारे काम उस किस्म के फिर वो जो करने होते हैं वो करते थे। लेकिन ये था कि हाँ, अगर वो बात हाथ से बाहर निकलती थी, बहुत ज्यादा मीडिया में उछलती थी, तो वो कार्रवाई भी करती थी। और ये जो दूसरी समाजवादी सरकार है उसका तो मामला वो पता ही है, मुलायम सिंह ने कहा था बच्चे हैं गलती हो जाती है, उनका तो सीधा वो फंडा है। तो जो आपने मैं शुरू से थोड़ी सी बातें यहाँ पे बोलना चाहूंगा जो अभी तक डिस्कशन हुआ कि कैसे कंट्रोल किया ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि पुलिस भी आती है। मुरादाबाद में गौ तस्करी के मामले में पूरा थाना सस्पेंड हुआ। गल शहीद, आपने मुरादाबाद की बात कही तो मैं बता देता हूँ, गल शहीद पूरा थाना में इंस्पेक्टर के सस्पेंड हुआ, 12 पुलिसकर्मी गौ तस्करों के साथ मिलकर ये गौ कशी वगैरह कराने में। ये एक उदाहरण है अपने आप में। जब पूरा थाना सस्पेंड होता है ना, तो उससे बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ता है। मैं आंकड़ों में जाने जा, क्योंकि आंकड़ों को लोग डिस्प्यूट कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें सामने दिखती हैं वो कोई भी देख सकता है। अतीक अहमद जैसा बाहुबली माफिया, वो 200 एसयूवी लेकर कानपुर में एंटर किया करता था। वीडियो है, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, 200 एसयूवी। अब आप सोचिए कि उसका क्या उसमें कोई सस्ती एसयूवी नहीं थी, बड़ी बड़ी फॉर्चूनर और इस किस्म की एसयूवीज लेके चलता था, 250, 200, और बिना नंबर प्लेट वाली खुलेआम महानगर में चलती थी वो और किसी की हिम्मत नहीं थी, मीडिया वालों की हिम्मत नहीं थी कवर करने की। जो कवरेज आपको मिलेगी वो कोई छोटे मोटे पत्रकार जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं उनके द्वारा कवरेज मिलेगी, किसी की वरना हिम्मत नहीं थी। आज वही मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, वो कितना जोर लगाता है कि मुझे उत्तर प्रदेश आना ना पड़े। आप यहाँ से फर्क समझ लीजिए कि मैं पंजाब में रहूं, जो लोग 200 एसयूवी गुंडे बदमाश लेकर सड़कों पर खुलेआम घूमते थे, वो उत्तर प्रदेश आने से भी डरते हैं। तो वो कहा है सांच को आंच नहीं। अगर तो अगर मैं बोलती हूँ अगर 0.1% भी योगी जी हार गए तो ये लोग तो जिस तरीके से बाहर निकलेंगे फिर अखिलेश के टाइम पे, फिर तो बदले होंगे पूरे। हाँ, वो तो वो खुलेआम कह ही रहे हैं कि हमने तो 4 साल में कोई काम ही नहीं किया है, लोगों का नाम ही नोट किया है जिन्होंने हमें वो अच्छा, एक एनकाउंटर की बड़ी बात होती है। ऐसा दिखाया जाता है कि लोगों को मतलब बड़ा मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, बेबाद लोगों को मारा गया। ऐसा नहीं है।
अभी तक 135 लोग योगी सरकार में बदमाश जो थे वो मारे गए एनकाउंटर्स में, लेकिन उन्हीं है एनकाउंटर्स में 16,122 लोगों को अरेस्ट किया गया। इससे साफ दिखता है कि एनकाउंटर्स का पर्पस लोगों को मारना नहीं था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फ्लाउट करना नहीं था। लेकिन आप सोचिए 16,122 अपराधी दुर्दांत, वो खुलेआम, ये फौज होती है छोटी मोटी, घूम रही है पूरे। आप इंफ्रास्ट्रक्चर और इस सब की बात छोड़िए, क्या इंडस्ट्री आई आप सोचिए। पीछे एक और डिस्कशन में विकास जी के साथ था, आप ये सोचिए, जो देखिए ये जो स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री होती है ना, ये बहुत बड़ा रोल निभाती है एम्प्लॉयमेंट के सृजन में भी, और इकोनॉमी को। जो आज चाइना की इकोनॉमी है ना, वो सिर्फ लार्ज स्केल की इकोनॉमी नहीं है, वो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल एंटरप्राइज की इकोनॉमी है। आप चाइना के छोटे छोटे शहर में जाइए, वहां पे आपको सैकड़ों मैन्युफैक्चरर मिलेंगे, छोटी छोटी चीजों के मिलेंगे, और उनकी बनाने की कैपेसिटी है 50,000 पीस हम बना देंगे हफ्ते में, 1,00,000 पीस आपको बना देंगे। आप इवन ये अलीबाबा जैसी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, आपको ऐसे लाखों होलसेलर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही हुआ करती थी इंडस्ट्री एक जमाने में। लेकिन क्या है कि जिले जिले जब माफिया गैंग्स घूम रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, तो वहां पर आप सोचिए कैसे इंडस्ट्री चल सकती थी। ये ऐसे ही 30-35 साल में नष्ट हुआ है। जब 200 एसयूवी लेकर माफिया वहां चल रहा था, आपको विश्वास नहीं होगा, ये जो मुख्तार अंसारी गैंग है, बिहार और ये झारखंड, छत्तीसगढ़, ईस्ट, इधर से जितने भी ट्रक्स आते थे उत्तर प्रदेश में, हर ट्रक से वसूली करती थी ये गैंग्स। हम ये जो बहुत लुटियंस लेवल में जो डिस्कशन होता है ना, उसको छोड़िए, जो गांव की एकदम गवाही स्तर पर जाकर आप देखिए उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। तो जब ये जो 16,000 ये जो अपराधियों की एक फौज घूम रही थी, अब सड़कों से गायब हुई है, तो आप देखेंगे कि स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइज धीरे धीरे उभरेगा। कोई 50 करोड़ की इंडस्ट्री लगाएगा, कोई 100 करोड़ की इंडस्ट्री लगाएगा। सिर्फ बड़ी ही इंडस्ट्री की बात नहीं है। एक YouTube पे ही देख रही थी मैं, थोड़े से लोग ऐसे ने, तो उसमें बहुत सारी लेडीज बोल रही थी कि पहले हमारे हस्बैंड जब घर नहीं आ जाते थे 5 बजे तक, तो हम लोग को बहुत टेंशन हो जाती थी कि घर नहीं पहुंचे हैं। कहती अब 11 बजे भी रात को आते हैं तो अब हमें टेंशन नहीं है, कि हमको लगता है अब सेफ होंगे। तो इतना बदलाव है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दिव्या आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल, इसमें तो देखिए कोई दो राय ही नहीं है। बलात्कार की घटनाओं में 66% की गिरावट दर्ज की गई है, नहीं सॉरी 45% की गिरावट दर्ज की गई है, और लूट की घटनाओं में 66% की गिरावट दर्ज की गई है। तो आप रोड्स कितनी सेफ है आप समझ सकते हैं। नहीं तो मेरे को आप दोनों से ये पूछना है कि आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं, अब देखो आज हमने ये टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करी क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि अब यूपी के इलेक्शन पास आ रहे हैं, तो हमारे भी वीडियोस आगे जाने चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, एलीट क्लास को भी पता लगना चाहिए कि क्या क्या योगी सरकार। तो ये काम बीजेपी को करना चाहिए ना, ये हम लोग के जैसे जो मोदी भक्त हैं या योगी भक्त हैं, हम लोग को करना पड़ रहा है टू टेल पीपल की क्या करें। तो हमारे अब आप लोग तो चलो आप लोग का काम है, ये जर्नलिस्ट हैं आप या कॉलमनिस्ट हैं ये हैं, तो पर हमारे जैसे लोग तो, हम लोग तो बस चाह रहे हैं कि लोगों को पता चले रियल में योगी जी ने क्या किया, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। पर ये काम बीजेपी को नहीं करना चाहिए? आपको लगता है ये सब बातें, मेरे को ही नहीं पता थी इतनी सारी बातें जो आज आप दोनों ने शेयर करी। इसमें ना थोड़ा सा क्या है कि यूपी में मीडिया कैरी करता है, जो फिगर्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उनको कैरी आउट करता है, पर जो नेशनल मीडिया है ना वो उतना सिंपैथेटिक नहीं है योगी जी से। उनके लिए और थोड़े से और जो भी बीजेपी के पॉलिटिशियंस होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो ठीक है, उनसे उनका चलता है। बट योगी बीइंग अ सैफरन रोड दिस थिंग ना, उनको पता नहीं एक तरीके की इंट्रिंसिक एलर्जी है। तो है कुछ ऐसे लगता है। हाँ, तो वो चीजों को वो लोग कैरी आउट नहीं करते हैं एक्चुअली, ये तो एक समस्या है। हाँ लाइक जैसे आज ही जैसे ये मीडिया का ही देखती हूँ, सैफरन से जो एलर्जी है इनको। मैं ये सीताराम गोयल जी की किताब पढ़ रही थी, तो मैंने उसके लिए पोस्ट किया, तो मेरी एक फ्रेंड का फोन आया, तो मुझे कहती है बड़ी कम्युनल हो रही है तू। तो मैंने उसको बोला कि इससे पहले मैंने अरुंधति रॉय की जब किताब पढ़ी थी तुझसे लेके पढ़ी कि वो लिखती क्या है। मैं कहा तब मैं क्या थी, कहती तब मैं सेक्युलर थी। तो ये एक चीज है ना जो ये मीडिया वाली है, बल्कि मेरी फ्रेंड भी मीडिया में ही है,
तो मैं देख रही हूँ कि ये योगी जी की तो कभी तारीफ करेंगे ही नहीं। नहीं नहीं करेंगे। नहीं, आपकी जो फ्रेंड है उनको, आपने सीताराम गोयल जी का नाम लिया, तो वॉइस ऑफ इंडिया की एक और बुक है, परवर्जन ऑफ पॉलिटिकल पार्लेंस इन इंडिया, हाँ। तो वो आप उन्हें भेंट कीजिए, उनसे कहिए, पढ़े हैं कि वो कम्युनल का मतलब क्या है, डिक्शनरी मीनिंग क्या है। देखिए हमारे यहाँ पर जो शब्द हैं उस शब्दावली के अर्थ ही कुछ और कर दिए गए हैं पॉलिटिक्स के नाम मैं तो पर। सेक्युलरिज्म का पढ़ के हैरान हो गई। सेक्युलरिज्म में सिर्फ ये था कि चर्च विल नॉट इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ द स्टेट, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, रिलीजन सब अलग अलग होएगा। इन्होंने तो इंडिया में 1976 में सेक्युलरिज्म का मतलब ला दिया है कि हिंदू कुछ नहीं बोलेगा, जरा बाकी के जो रिलीजियस वो हैं वो बोलेंगे, और हिंदू चुप रहेगा, तो और सेक्युलर सिर्फ हिंदू को होना है। हाँ, मैं इसलिए एक बात अभी जब दिव्य ने बोली ना, उससे मुझे एक घटना याद आई कि 90s का, मतलब वीपी सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, और राम जन्मभूमि आंदोलन थोड़ा सा चल पड़ा था उस टाइम पर। तो एक कोई बीबीसी के पत्रकार ने आकर जो है जाकर वहां पे एक कम्युनल वर्ड यूज किया, और वीपी सिंह को पूछा कि हाउ डू यू विश टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। तो कम्युनल वर्ड सुन के पहले तो वीपी सिंह चकरा गए, फिर उन्होंने बोला बट आप कम्युनल को ऐसे, मतलब क्या आप कोई पेजोरेटिव समझ रहे हो? कम्युनल तो एक अच्छी चीज होती है जहां पर लोग अपने जैसी मानसिकता के लोग सब आकर कुछ पॉजिटिव कुछ करना चाह रहे हैं। कम्युनल तब खराब है जब आपका उस कम्युनल मोबिलाइजेशन से इरादा गलत हो, है ना। आप एक साथ इकट्ठे होकर कोई चीज गलत करना चाह रहे हो, किसी को दूसरे को मारना कूटना चाह रहे हो, वो कम्युनलिज्म तो गलत है। पर आप कोई, अब जैसे मान के चलिए हमारे सिख भाई लंगर के लिए इकट्ठे होते हैं, तो वो उसमें क्या बुराई है? वो तो एक अच्छा एफर्ट है ना, उसको तो प्रेज करना चाहिए ना, वो भी तो कम्युनल मोबिलाइजेशन हो रहा है ना। तो अब ये हम लोगों के यहाँ, जैसे दिव्य बता रहे थे कि कनोटेशन ही बदल गए वर्ड्स के। वो तो मैं कह रही हूँ, मैं तो हैरान हो गई। मैंने ये सारी किताबें मंगवाई ना सीताराम गोयल जी की, तो वो मैंने पहले वाला वो सेक्युलरिज्म के ऊपर ही पढ़ा, मीनिंग ऑफ द वर्ड सेक्युलरिज्म। वो सेक्युलरिज्म वर्ड तो मतलब उसका मतलब ही कुछ और है, और जो हमें सेक्युलरिज्म कराया जा रहा है वो सिर्फ सारा सेक्युलरिज्म हिंदूज के लिए है। बस ये हमारी 1976 से सिर्फ हिंदूज के लिए सेक्युलरिज्म। और दिव्य जी आप बताएं, आपको ऐसा कोई खास बहुत ऐसी चीज अलग सी जो लॉ एंड ऑर्डर में आई है, जो पूरे देश को दिखती होगी, या यूपी के लोगों को, रहने वाले लोगों को लगता होगा कि हाँ ये लॉ एंड ऑर्डर? देखिए आप कहीं लॉ एंड ऑर्डर को कहीं से भी उठा लीजिए उत्तर प्रदेश में। आप कम्युनल की बात कर रही हैं, तो अब क्योंकि वही टर्मिनोलॉजी वोग में चलती है, तो चलिए सांप्रदायिक हिंसा की चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई भी बड़ा दंगा नहीं हुआ योगी जी के आने के बाद से। इवन सांप्रदायिक ट्राई किया इन्होंने, वो भी नहीं हुआ। हाँ, वो भी बिल्कुल फ्लॉप हो गया इनका। सिर्फ एक दो जगह मेरठ वगैरह पर इन्होंने किया, लेकिन उसमें भी जो है मतलब लोगों की मतलब जान की इतनी क्षति नहीं हुई, माल की क्षति हुई। जैसे मेरठ में जब नागरिकता कानून को लेकर दंगे हुए, तो कई किलोमीटर तक पक्का डिवाइडर उखाड़ दिया भीड़ ने, तो लेकिन वो सब कंट्रोल किया गया, कोई जान माल की क्षति नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में एक सिस्टम है, वो सभी गवर्नमेंट्स में चलता है, प्रभारी मंत्रियों का, कि हर जो जिला है उसको मॉनिटर करने की जिम्मेदारी किसी और जिले से आने वाले मंत्री को दी जाती है। तो उस समय समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर मंत्री आजम खां हुआ करते थे, और वो मुजफ्फरनगर के प्रभारी मंत्री थे। आप पूछ रहे हैं ना लोगों को ग्राउंड पर पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है, तो जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, तो ग्राउंड पर लोगों को इतना पता चला था कि उसके बाद आजम खां की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो मुजफ्फरनगर जाए। पूरी सरकार के टर्म में बाकी में वो मुजफ्फरनगर गए नहीं, जबकि प्रभारी मंत्री तकरीबन हर महीने या दूसरे महीने उसको दौरा करना होता है जिस जिले का वो प्रभारी होता है। क्या आज उत्तर प्रदेश में कहीं भी ऐसी स्थिति आप देखने को मिलती है आपको? एक और चीज जो हुई है, कम्युनल डिवीजन की बात करते हैं, इतना डिवीजन कम्युनल कर दिया था आजम खान ने मुजफ्फरनगर दंगों के बाद। ये कहा कि मेरे जो सुरक्षा में तैनात जाट पुलिसकर्मी है उनको हटा लिया जाए, मुझे खतरा लगता है इनसे। तो आज ये सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं भाजपा। आप देखिए क्या लेवल पहुंचा दिया था इन्होंने, समाज को कितना विभाजित कर दिया था। अच्छा विकास जी, ये एक
क्वेश्चन है, ये कंट्रोवर्सी है, जो भी उसके बारे में बात करेंगे। जैसे ब्राह्मण के बारे में अब ये जैसे जो सूचना मंत्री है वहां पे यूपी में, वो ब्राह्मण है, और जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं वो भी ब्राह्मण है, डेप्यूटी सीएम भी ब्राह्मण है। तो ये जब योगी सरकार में उनकी जो मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल मिनिस्टर, कैबिनेट जो भी हैं, उसमें भी जब इतने सारे ब्राह्मण्स हैं, तो फिर ये ब्राह्मण एंटी ब्राह्मण्स होने का इल्जाम क्यों लगता है योगी जी पे, क्यों लगा रहे हैं? प्रियंका गांधी की राजनीति है नहीं, ये एक्चुअली ना एक मोटिवेटेड कैंपेन है ना। आप भी जैसे बता रही हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखेंगे, ब्यूरोक्रेसी में आप देखेंगे, तो ऑफ कोर्स ब्राह्मण्स कॉम्प्रोमाइज अबाउट 10 to 11% ऑफ द यूपी इलेक्टोरेट या यूपी पॉपुलेशन, है ना। तो नेचुरल कांग्रेस को बहुत वोट करते हैं ना ब्राह्मण। हाँ, एक जमाना था जब एनडी तिवारी, हेमवती नंदन बहुगुणा, कैलाशपति त्रिपाठी, तो वो लाइन थी पूरी की पूरी, और वो उसी कम्युनिटी में से आते थे सीएम्स जो होते थे, है ना। बीच में एक आध दो यादव कैंडिडेट्स भी रहे उसमें, बट पर ईस्ट यूपी में कुछ जो है ना, थोड़ा सा एक मठ और ब्राह्मण, ये एक टसल जो है, एक आध दो पेपर्स पड़े हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर्स नेट के ऊपर, उनको आप दे सकते हैं। तो ये एक बड़ी लंबी वो चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है वहां पर। आप मुझे भेजना उसका लिंक भेजना। हाँ, मैं जरूर भेज दूंगा, वो पेपर ही भेज दूंगा आपको मैं। वो 23-24 पेज का एक अच्छा पेपर है, किसी ने डाला हुआ है। तो ये एक वो प्रॉब्लम है तब की सी, कि मठ एक तरफ, और मठ को सब उन्होंने एक कास्ट से जोड़ दिया है, और ब्राह्मण उसके अगेंस्ट में। तो वो एक वर्चस्व की वहां पर लड़ाई चल रही है। पर आप फैक्ट्स और फिगर्स जब उठाकर देखेंगे तो उतना वो योगी एडमिनिस्ट्रेशन के आप अंदर में आपको वो सब चीजें नहीं दिखेंगी। हाँ, अब आपको वो एलिनेशन प्ले करना है, और आपको अपनी मतलब रोटियां सेकनी है, तो आप कैसे करोगे? आप तो कुछ झूठी या सच्ची कुछ ना कुछ कहानियां बनाओगे ना। अब उस कहानी में सब इनको एक, अब आप सोचिए किस हद तक जा रहे हैं। मैं ये नहीं, पहली बात तो मैं ये बोल दूं कि इससे स्वेड जो है ना ब्राह्मण कम्युनिटी, वो एक बहुत छोटा, बहुत मिनिस्क्यूल वर्ग है इस टाइप का। अधिकांश ब्राह्मण परिपक्व दिमाग का है, वो ऐसे सब चीजों में आता नहीं है। बट जो वो छोटी सी लॉबी जो ये सब प्ले करने का कोशिश कर रही है, वो हुई कहां से है शुरू? वो सब कि फलाने का एनकाउंटर क्यों हो गया। आप जैसे अभी दिव्य आंकड़े बता रहे थे, कोई 135 लोग अभी तक मरे, इसमें से 11 ब्राह्मण। एक समुदाय, एक जो कास्ट के लोग होते हैं, जरूरत हो ना कि सभी प्रो बीजेपी होंगे, थोड़े से अखिलेश जी के साथ होंगे, होते भी हैं। तो फिर वो जो प्रियंका वाले होंगे वो, क्योंकि प्रियंका गांधी तो रिलाई कर रही है ब्राह्मण वोट पे, क्योंकि उसको उन लोगों की बहुत साल पहले तक राजनीति उसी तरह से चलती है। अब ये लोग, इनके अंदर ये दिमाग नहीं है कि ये 40 साल 50 साल पहले वाले पुराने फॉर्मूले आज चलाना चाह रहे हैं, कारगर होंगे कि नहीं होंगे, वो दिमाग ही नहीं है ना उतना। जनरेशन भी तो बदली है, जनरेशंस बदल गई, लोगों को सोचने का तरीका बदल गया। तो अब वो ये जो कास्टिस्ट टाइप की जो मिनिस्क्यूल लॉबी है ना, इसको प्रॉब्लम कैसे कैसे इश्यूज से हो रही है कि सब वो विकास दुबे को, अब वो जो कहते हैं ना इतने 11 लोग 14 लोग मारे, भैया 6 तो उसमें से वो विकास दुबे वाले ही कांड में थे। अब आप मुझे बताइए कि एक 21 लोग अगर एक गांव में एक जाति विशेष के इकट्ठे होकर और सब पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, है ना, और उन्होंने सोच लिया, और उन्होंने AK-47 से फायरिंग करी है वहां पे पुलिस से छीनने के बाद, तो अब क्या पुलिस इसके लिए बैठे? नहीं साहब, ये पंडित लोग थे, तो अपने को तो नहीं, इनको हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, हमारे ऊपर तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, ऐसे। और अच्छा, जो मरने वाले थे उसमें मरने वाले विकास दुबे के क्राइम्स के जो शिकार हुए, विक्टिम्स हुए, वो सब ब्राह्मण है ना। वो अपने रिश्तेदार नहीं छोड़े उस बंदे ने, उसने अपने, हाँ, अब किसी की जमीन हड़प गया, किसी के साथ कुछ कर लिया उसने, है ना। दिव्य बता रहे थे, पहला मर्डर जो उसने आदमी ने किया वो एक पंडित का किया। वो बेचारे मिश्रा जी जो वहां पर मरे, देवेंद्र मिश्रा सीईओ जो थे, वो पंडित थे। उस एनकाउंटर के अंदर ज्यादातर मरने वाले शायद उसमें पंडित ही थे। वो सब कुछ नहीं दिख रहा, इनका मैचोसिज्म इसमें अंदर है। हाँ, हमारा आदमी जो है कोई वो बंदूकें और हथियार लेके चल रहा है। तो ऐसे वाले वर्ग को तो अपने को मतलब इनको तो हराने के लिए संकल्पित होना चाहिए। पर अच्छी बात यह है कि बहुत लोग इनके प्रभाव में नहीं है, एक ये छोटा सा मिनिस्क्यूल ग्रुप ही है इस तरीके के लोग। हाँ, क्योंकि मैं भी बात कर रही थी किसी से, तो वो भी मुझे कहते हम ब्राह्मण हैं और हम लोग तो पूरा योगी जी के साथ हैं। हाँ, ये ना एक ऑर्गेनाइज्ड कॉकस है ये जो है, तो इनकी वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा सुनाई देता है। एक और कंट्रोवर्सी चल रही है कि उसको अरेस्ट क्यों किया, वो नाबालिग है और कि वो बालिग है वो। हाँ,
अब देखिए अब क्या है, इन लोगों ने क्या कहा है, वो एक लड़की है खुशी दुबे करके, तो अब नाम है इसलिए क्योंकि जुवेनाइल का मुझे भी नहीं पता दिव्य नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट क्योंकि इन्हीं लोगों ने खुद इश्यू बना दिया तो अब हमारे बोलने से तो कोई वो बात रहती नहीं है ना। तो अब वो एक इश्यू ऐसे आ गया है कि साहब उसको उसने विरोध के चलते और अपना ये दिखाने के चक्कर में उसको अरेस्ट कर लिया। उस घटना के अंदर गोली चलाने वालों में उसी गांव के 21 लोग थे। आपने साहब अगर बदला ही लेना था तो आप सबसे पहले किसे टारगेट करते? सबसे पहले तो आप विकास दुबे की पत्नी को टारगेट करते ना। अगर आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको, मासूम महिला का उत्पीड़न करना था, बेगुनाह औरत को आपको प्रताड़ित करना था, तो सबसे पहला टारगेट कौन होता? सबसे पहला टारगेट विकास दुबे की बीवी होती। वो उसके काफी सारे भाई चीजों की राजदार भी थी, बहुत सारे तरीके थे पुलिस उससे लपेट कर सकते थे, हाँ। कर सकती थी ना। एक और दूसरा वीडियो ना आप लोगों ने सबने सुना होगा, एक ऑडियो चला था, एक इसी केस के अंदर एक शशिकांत करके एक मुलजिम है, एक्यूज्ड है, उसकी पत्नी है मनु करके, उसका ऑडियो साफ सुनाई दिया है, वो विकास दुबे की वाइफ से बात करे, बड़ा बड़ा वायरल हुआ था, सारे न्यूज चैनल्स ने उसको चलाया था। उसमें वो बात कर रहे हैं आपस में, जी यहाँ पर तो लाशें पड़ी हुई हैं हमारे घर के सामने, अब हम बताओ क्या कहें, अब हम जो है ना इसको कैसे बचें, हम इसको क्या 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 बोले उनको। मतलब वो ये बात कर रही हैं कि हम इसमें से डाइवर्ट कैसे हों, इस चीज को इसमें से अपना ब्लेम कैसे हटाएं। अच्छा, कंसीलमेंट ऑफ क्राइम, किसी चीज को छुपाना, पुलिस को ना बताना, ये सब अपराध की धाराएं बनती है कायदे से। आप देखिए तो उस महिला को भी नहीं पुलिस ने अरेस्ट किया है क्योंकि उसका डायरेक्ट उस लिहाज से क्राइम में कोई रोल नहीं था। अगर एक बेगुनाह महिला को प्रताड़ित करने के लिए उठा के पकड़ना डालना था तो वो था उतना, इट वाज इनफ एविडेंस। कंसीलमेंट ऑफ दिस थिंग दैट थिंग, ऐसे बहुत सारी धाराएं बन जाती, दिव्य बता देंगे, उसको भी नहीं किया। 21 घरों में से सिर्फ 4 घरों की महिलाओं को, और पुलिस की चार्जशीट है, एक 2058 पेज की शायद चार्जशीट है वो, है ना। और एक और मजे की बात है उस चार्जशीट के उसके अंदर गांव के किसी भी व्यक्ति ने गवाही नहीं दी है उसमें। मतलब इतना डर है आज भी विकास दुबे के खिलाफ में, है, किसी एक आदमी की गवाही नहीं है उसमें। उसमें चार जो मतलब गांव का कोई भी, दे ऑल वर साइडिंग विद देम, विद द एक्यूज्ड पूरी तरह से। आज भी वो मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है आकर, और अब इस लड़की को भी वो बचाने के लिए पूरा अपना प्रयास करें। मैं कहता हूं निर्दोष है तो वो ठीक है, बचनी ही चाहिए, लेकिन पुलिस ने जो अपनी चार्जशीट फाइल करी है उसमें उसने बाकायदा बताया, मैंने आज एक ट्विटर पे थ्रेड भी डाला है कि वो इन लोगों ने बाकायदा अपने आदमियों को जो मोर्चा ले रहे थे उनको गोलियां सप्लाई करी हैं, बताया कि पुलिस का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। वो जो बेचारा सीओ देवेंद्र मिश्रा है, वो एक घर में जब घुस रहे हैं, कोई मनु शर्मा का घर है, तो पिछले दरवाजे से घुस रहे हैं, वो इन महिलाओं ने बताया है कि साहब वो फलानी तरफ से आ रहा है। सो दे आर एक्चुअली, आई मीन दे हैव कोल्यूडेड इन द क्राइम। उन्हीं 4 महिलाओं को सिर्फ पकड़ा गया है। अब उसमें से एक को बचाने के लिए इन्होंने क्या एलिबाई उठाई है कि साहब शी वाज अ माइनर, नाबालिग। अच्छा, आप उसको देख लीजिए वीडियो पे, आप और हम खूब अंदाजा लगा सकते हैं वेदर शी इज अ माइनर और नॉट। कह रहे हैं कि उसकी उम्र जो थी उस टाइम पर, शादी के टाइम पे 16 साल और कुछ 10 महीने ऐसे थी। इस बच्ची की, जिसको कह रहे हैं आप, 1 साल पहले एक और शादी हो चुकी है ना, और वो वहां से उस शादी को छोड़ के 15 दिन बाद खुद से वापस आ गई है, फिर इसकी इस लड़के से शादी हुई है। मतलब वहां वो एक शादी और 15 साल की उम्र पे उसकी हो गई थी। मतलब किस तरह, अच्छा ये डिसाइड हम और आप नहीं करेंगे, ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा ना। अब वो मामला वही फंस जाता है कि चार्जशीट में नाम है, लेकिन अब इसको एडल्ट मान के अलग किस तरीके से इसको प्रोसिक्यूट करना है या जुवेनाइल के तौर पे ही करना है, तो वहां पर एक थोड़ा सा संशय बना होगा। बट ये कह देना कि नहीं साहब उसके खिलाफ कोई चार्जशीट ही नहीं है और वो तो बिल्कुल बेगुनाह है, ये दिस इज प्रिसम्पचुअस, ये अपने आप ये लोग एज्यूम कर रहे हैं इस चीज को चार्जशीट के अंदर। पर विकास जी, आपको लगता है कि ये जो ब्राह्मण्स का मुद्दा है, ये ब्राह्मण्स का तो नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये वो छोटी सी लॉबी है ना, लॉबी ओनली। आप जैसे आपसे आपका नाम ले लिया मैंने, दिव्या जी, आपको लग रहा है कि ये ब्राह्मण्स का और उठेगा, अभी उठेगा? और नहीं, वो उठता तो रहेगा, सिर्फ ब्राह्मण्स का नहीं उठ रहा है। वो तो आज मेरी विकास सर से चर्चा भी हो रही थी, सिर्फ ब्राह्मण्स का नहीं उठ रहा है, वो कई एंगल से उठाया जा रहा है। ओबीसी को भी भड़काया जा रहा है। पिछले 3 दिन में आप ट्विटर के ट्रेंड देखिए, वहां फैलाया जा रहा है कि भाई ओबीसी को भी कुछ नहीं मिल रहा है। एक लॉबी खड़ी होकर ब्राह्मणों को भड़का रही है। देखिए, थोड़ा सा समझना चाहिए, विकास दुबे या उसके परिवार या उस घटना से संबंधित कोई भी मामला, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का एक कम्युनिटी कैसे मामला हुआ, मेरी तो यही समझ से बाहर है। नहीं, पर दिव्य, ये हम लोग बात करें ना, हम लोग वी आर यूजिंग आवर ब्रेन्स एंड देन टॉकिंग अबाउट इट। पर जब भड़काना होता है, जब
भड़कते हैं लोग या भड़काना हो, सेंसिटिव मुद्दों के ऊपर आप बात करते हो तो लोग नहीं समझते हैं इस बात। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक थोड़ा सा ब्राह्मणों को लेके, आप उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों का अगर राजनीतिक इतिहास, वैसे मैं जाति के टर्म्स में बात करना बहुत उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन चलिए अगर करते ही हैं तो आप ये याद करिए कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण ट्रेडिशनली कांग्रेस से जुड़े रहे थे। उसका कारण ये था कि कांग्रेस ने, और ये वो अनडिवाइडेड यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने एक से एक जो नेता थे ब्राह्मण वो दिए थे। तो गोविंद बल्लभ पंत रहे हो, कमलापति त्रिपाठी रहे हो, हेमवती नंदन बहुगुणा रहे हो, नारायण दत्त तिवारी रहे हो, तो इन लोगों से ब्राह्मण जुड़े रहे थे। और जिस समय पर ब्राह्मणों ने कांग्रेस का साथ उत्तर प्रदेश में छोड़ा, उस समय ये जैसे एनडी तिवारी अच्छी खासी पावर में उस समय हुआ करते थे। तो ब्राह्मणों ने क्यों छोड़ा? सिर्फ इसलिए छोड़ा कि राम मंदिर का, राम के नाम पर कांग्रेस साथ नहीं खड़ी हो रही थी। तो वो तुलसीदास जी ने लिखा है ना, जाके प्रिय न राम वैदेही, कि वो आपका चाहे कितना भी स्नेही हो, अगर वो उसे राम और सीता प्रिय नहीं है तो उसका त्याग कर दीजिए। तो ब्राह्मणों ने इसलिए त्याग कर दिया कांग्रेस का उत्तर प्रदेश। आपको लगता है अगर सिर्फ ये फायदे नुकसान की आप बात करेंगे ना, तो मैं बहुत तो उनके सारे सीएम तो उस वहां ब्राह्मण सीएम बन रहे थे, वहां से क्यों छोड़ दिया उन्होंने? क्योंकि ब्राह्मण स्वार्थी कम्युनिटी नहीं है। आप देखिए आज भी ब्राह्मण को ये तो नहीं, कितने लोग खड़े हैं आज कोई एज ब्राह्मण के लिए कुछ मांगने के लिए? तो ये सोचना मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं कि सारे लोग, विकास दुबे एक वहां पर वो कानपुर एक हो सकता है, वहां पर एक बेल्ट हो, वहां पर लोग ऐसा सोच रहे हो, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण ऐसा सोचेंगे, यह हास्यास्पद है। जिसकी हत्या की थी, हाँ ये बात आपने सही है, भाजपा को ये सब बातें बोलनी चाहिए। संतोष शुक्ला जिनकी हत्या की थी, मंत्री दर्जा प्राप्त थे, विकास दुबे ने थाने के अंदर घुसकर हत्या की थी, क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? अभी बांदा जेल में जो एनकाउंटर हुआ, जिसमें मुख्तार अंसारी का एक मुकीम काला कर वेस्ट यूपी का काफी बड़ा बदमाश होता था, उसे एक दूसरे गैंगस्टर ने मारा, उसका नाम अंशुल दीक्षित था, बाद में उसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। इसको लेकर भी बहुत वो किया कि उसने साहब मुख्तार अंसारी के गैंग शूटर को मारा और उसको पुलिस को नहीं एनकाउंटर में मारना चाहिए था। लोगों को इतिहास का पता रहता नहीं है। जो अंशुल दीक्षित था वो एक जमाने में मुख्तार अंसारी का सबसे खास शूटर हुआ करता था, और कई ब्राह्मण नेताओं की, छात्र संघ के नेताओं की उसने पूर्वी उत्तर प्रदेश में हत्या की। और उसने जो वहां पर मुकीम काला को मारा, वो किसी देश प्रेम या धर्म प्रेम या ब्राह्मण प्रेम से ओतप्रोत होकर नहीं मारा, उसे वो इसलिए मारा क्योंकि वो उसे जेलसी हो रही थी कि मुकीम काला जो है वो प्रमोट होता चला जा रहा है मुख्तार अंसारी गैंग। तो लोगों को ये समझना चाहिए, ये अंशुल दीक्षित रहे हो, विकास दुबे रहे हो, ये कोई ब्राह्मणों के लिए नहीं लड़ रहे थे या कोई हिंदू धर्म के लिए नहीं लड़ रहे थे। वो जैसे कि गंगा जमनी तहजीब कथित कहते हैं ना, वो जो मुगलों के जमाने में बहुत सारे हिंदू वहां पर चाकरी करने लगे थे नवाबों की, और वो ट्रेडिशन, वो कल्चर में हमारी जुड़ गया। तो बहुत से ऐसे बाद में गैंगस्टर और इस किस्म के रहे कि वो हिंदू होते हुए भी उन लोगों के साथ काम करते रहे कि जो देश के विरोध में काम कर रहे हैं। जैसे अब ये जो काउ स्लॉटर वाले हैं लोग, उसमें कितनी बारी मिल जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं, हाँ मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। और मुसलमान गौ रक्षक भी मिल जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरठ में हुआ था जहां पर एक मुस्लिम था, वो गौ रक्षक था और उसको उसके परिवार ने ही मारने की धमकी दी थी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ डिस्कशन करके, यूपी के बारे में काफी कुछ पता चला। तो अब ये कह रहा था मैं, तो मतलब आम ब्राह्मण को बेचारे को वही चाहिए कि भाई मेरे बच्चों की नौकरियां अच्छी लग जाएं, हमारे आसपास में सुख शांति रहे, है ना, हमारा राम का मंदिर बने। भाई ये उसकी एस्पिरेशंस हैं। वो जैसे दिव्य बता रहे हैं, इन लोगों से थोड़ी आइडेंटिफाई करना है। गंगा जमुनी कल्चर जो है ना, वो दिव्य वो इस माफियोसी में ज्यादा होती है, मुझे तो लगता है। आप इन सब के रिलेशन को देखोगे, बट इट्स गोइंग टू बी अ टफ इलेक्शन, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। आप ये भी तो देखिए, उसको दूसरे एंगल से भी देखिए। जो कांग्रेस की एंटी हिंदू पॉलिसीज हैं, आप बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा ब्राह्मण जो है वो खड़ा हो जाएगा जब उसे ये पता चलेगा कि राहुल गांधी उनके साथ जाकर जेएनयू में खड़े हो जाते हैं, जो ये नारे लगाते होंगे भारत तेरे टुकड़े होंगे।
नहीं है ऐसा। आज भी आम ब्राह्मण ऐसा नहीं है। वो बात सही है कि जो लेफ्ट में चले गए हैं या लेफ्टिस्ट वो अलग ही चीज है, वो उसमें हर जाति का ना। लेकिन आम ब्राह्मण ऐसा कौन है, या मैं तो कहता हूँ आम हिंदू भी ऐसा कौन होगा। ये अभी एक बहुत छोटा वर्ग है। ये बात सही है, बीमारी फैल रही है, उसको रोकने के लिए इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स की जरूरत है, बहुत स्तरों पर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन ये सोच लेना कि कांग्रेस की जो पॉलिसीज हैं उससे एकदम वो साथ हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। लेकिन दिव्य, आपने एक चीज देखी होगी, चाहे आप यूट्यूब पे देखें चाहे ट्विटर वगैरह पे देखें ना, तो जो एक रैंडम ब्राह्मण आता है ना, जो हु स्पीक सेंस, तो वो कहीं से भी कहीं बोलता है। ये जो हर चीज के ऊपर इश्यू लेने वाले हैं वो आपको वही 25-50 लोग दिखाई देंगे। वो हर चीज में इश्यू लेंगे। वो योगी जी को अपने पूर्वाश्रम नाम से, पूर्व जो उनका नाम है उससे बुलाएंगे। वो एक लिमिटेड ही सेक्टर है। आप रैंडम जो अलग अलग से तरीके से आए हुए ना, वो उससे आपको पता चल जाता है कि भाई हाँ वैसे ब्राह्मणों की क्या सोच है योगी के बारे में ना, वो उससे पता चल जाता है। पर चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ डिस्कशन करके। तो अब दोबारा मिलते हैं, आज 3-4 दिन में करेंगे। वील जस्ट डिस्कस, सिर्फ ऑपोजिशन को डिस्कस करेंगे, यूपी में ऑपोजिशन। ठीक है, तैयारी कर लीजिए अपनी, फिर मैं आपको फोन करूंगी। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू सो मच। विकास, नमस्कार। नमस्कार।